हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चंस जो है एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो भाई आज क्या पढ़ना है? जैसे हेडिंग लिखी है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ बोहर्स nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट जो बोहर का है उसमें टोटल एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, अगर हमने देखा हमारे पास एक फार्मूला थी एनर्जी की फार्मूला En किसके बराबर थी? -1/2 kZe² अपॉन R। हमारे पास थी ये फार्मूला, तो है ना भाई, हमारे पास ये फार्मूला थी। तो R हमारे पास, R का वैल्यू हमारे पास था जो लास्ट में हमारे पास निकला था क्या? R = n² अपॉन 4π² mkZe²। अगर आप देखोगे मैंने दिखाई है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको पुट करो किस में? इस R वाले वैल्यू में। तो हमारे पास एनर्जी जो बनेगी, एनर्जी का वैल्यू बनेगा, एनर्जी का वैल्यू कितना बनेगा? -1/2 kZe² अपॉन R का वैल्यू कितना? n²h²। और ये वाला कितना चलेगा? मल्टीपल में 4π² mkZe²। इतना क्लियर है? तो भाई सुनना क्या होगा। देखो, h भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी, k भी, e भी। और ये z और ये z क्या होगा? z² बनेगा ना भाई साहब। यानी इसमें दो चीजें वेरिएबल है, एक तो z है, एक क्या है? n²। इस सारे वैल्यूज का, अगर हम इन सारे वैल्यूज का, यानी इन सारे जो h का वैल्यू डालेंगे, पाई का वैल्यू डालेंगे, सारे चीज़ों का क्या करेंगे? वैल्यू पुट अप करेंगे। तो वहाँ पे हमें क्या निकलेगा? देखना, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको एनर्जी को लिख सकते हैं, जब सारे इधर देखो, जब h का भी वैल्यू डालेंगे, k का भी, z का नहीं, 4 का डालेंगे, पाई का डालेंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू बनता है। क्या बनता है? वैल्यू बनता है। वो कितना बनता है? -13.6 इंटू, यहाँ पे क्या बचा भाई साहब? z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकलती है किसके लिए? बोहर्स nth ऑर्बिट के लिए। यानी हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होती? -13.6 इंटू z² अपॉन n²। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। मैंने क्या बोला था? एक रिलेशन, टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी होता है बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी भाई। इतना क्लियर है सब लोगों को? तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अगर ये हमारे पास टोटल एनर्जी है तो इसका नेगेटिव लेना है, हमारे पास क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना। वो बनेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का क्या लेना है? नेगेटिव। यानी ये नेगेटिव है, अगर इसी को फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव बनेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? +13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी जब देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? देखो, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। टोटल एनर्जी होती है हमारे पास कितनी? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई 2 से। इतना सही है? सबको क्लियर है? तो भाई क्या लिखूंगा मैं? पोटेंशियल एनर्जी = 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। जब 2 टाइम्स टोटल एनर्जी करोगे तो ये क्या बनेगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी = 2 इंटू -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इसको करो, ये क्या बनेगा? मुझे लगता है 27.2 बनेगा, है ना? है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी = -27.2 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन। तो हमें निकला
पोटेंशियल एनर्जी भी निकला हमारे पास टोटल एनर्जी भी निकली और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी निकली। तो क्या लिखूंगा मैं लास्ट में, नटशेल में हमें याद क्या रखना है, नटशेल में हमें याद ये रखना है जो टोटल एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो +13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -27.2 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? उतारो, नो डाउन करो जल्दी जल्दी। तो जिगर मेरी अच्छा देखो, यहाँ से हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, सुनना मेरे भाई, सुनना। देखो बेटा जी, मेरे साथ लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 20 है, शायद 21 है ना, 20 लेक्चर नंबर, तब भी हम अभी बोहर पे ही हैं। देखो, अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, पहले टोटल एनर्जी की बात करेंगे, हम बोलेंगे टोटल, इधर ध्यान दो, हम बोलेंगे टोटल एनर्जी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Z² और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू N², लेकिन नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है नहीं। तो भाई साहब इससे क्या पता चला, देखो थोड़ा बहुत दूर दूर लिखूंगा मैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। देखो इससे पता क्या चला, सुनना, यानी जितना n का वैल्यू बढ़ जाएगा, जितना, याद रखना मेरी बातें याद रखो, जितना n का वैल्यू बढ़ जाएगा उतना टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज होना यानी बढ़ जाना। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रहा है? देखो ये वैल्यू जितना बढ़ जाएगा उतना ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना ये वैल्यू बढ़ जाएगा उतना ये छोटा हो जाएगा। जितना ये छोटा हो जाएगा नेगेटिव में, उतना तो ये बढ़ जाता है ना भाई, है नहीं? मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ये चल रहा है, पहले मैं देखूंगा ये चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ देखो एग्जाम्पल, हमारे पास मानो हीलियम फिक्स है, हीलियम, उसका Z हमारे पास फिक्स है, यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखो अगर शेल नंबर फर्स्ट है तो 1 बनेगा लेकिन नेगेटिव में, अगर शेल नंबर 2 है तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लेकिन नेगेटिव में। अगर ये 3 है तो 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लेकिन नेगेटिव में। बात आ रही है समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, ये शेल नंबर इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने एटम को चेंज नहीं, एलिमेंट को चेंज नहीं किया। एलिमेंट हमारा Z है, हमारा फिक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, n वैल्यू चेंज कर रहा हूं। जब मैं n वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो इसका वैल्यू मैं देखूंगा, ये बनेगा -4, इसका वैल्यू देखूंगा, ये बनेगा -1, इसका वैल्यू देखूंगा, ये बनेगा क्या चीज, -4/9, यानी 1 से भी बहुत छोटा, 0 पॉइंट समथिंग लेकिन नेगेटिव में। आप बता मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? मानो ये 0.4 निकला, अब बता मुझे कौन बड़ा है, -0.4 है ना। यानी जितना ये बढ़ रहा है, जितना डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, उतना ये वैल्यू क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है लेकिन नेगेटिव में छोटा हो रहा है। असल में ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो मैं ऐसे यहां पे ऐसे लिखूंगा, एज द शेल नंबर इंक्रीजेस, क्या शेल नंबर इंक्रीजेस, बता एनर्जी क्या हो रही है, टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। टोटल एनर्जी क्या हो रही है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है नेगेटिव में, असल में ये बढ़ रहा है। यानी जितना ये बढ़ेगा उतना टोटल एनर्जी बढ़ जाएगा। ओ बात आ रही है समझ में? अगर मैं टोटल एनर्जी को डिनोट करूंगा ई से, किससे, ई से। देखो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास कौन सी शेल है, सेकंड शेल, ये हमारे पास कौन सी शेल है,
थर्ड शेल। इसको मैं बोलूंगा E1, क्या बोलूंगा मैं? E1। इसको बोलूंगा E2, इसको बोलूंगा E3। जरा इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? यानी E1 कहां? जितना इंसान बाहर निकलेगा, शेल से बाहर निकलेगा, उतना क्या बढ़ जाएगा? एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी मैं क्या लिखूंगा? E1 की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा E2 की, उससे ज्यादा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। क्लियर? इतना समझ आ रहा है? यानी जितना हम बाहर, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी जितना हम बाहर बाहर जा रहे हैं उतनी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसका उल्टा सोच लो। इसका उल्टा मतलब आप काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी देख लो। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी साथ साथ लिखो भी और सुनो भी, जो टाइम हमारे पास बहुत कम है। अगर हमारे पास भाई साहब क्या है? दूसरा चीज, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हमने क्या रखा? जेड को फिर से क्या रखा? कांस्टेंट, कोई सा एक एलिमेंट। अब हम एन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। जितना एन इंक्रीज करेंगे ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज, बढ़ नहीं रही। यहाँ पे बढ़ रही थी किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। जितना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा? सारा वैल्यू छोटा हो जाएगा। यानी एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? असल में होता क्यों है? होता क्यों है? सुनना, ये हमारे पास देखो, ये थोड़ा बहुत अब ध्यान दो। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। देखो, इलेक्ट्रॉन को घूमना है यहां भी, इस वाले शेल में भी, यहां भी, यहां भी। आप बताओ मुझे, इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन तेज घूमेगा, इसमें कि इसमें? किसमें? जो नजदीक है, क्योंकि ये सर्कल छोटा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या घूमेगा? सबसे तेज। जितना ये बाहर जाएगा उतना इसको डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेकिन मास तो कांस्टेंट है ना भाई साहब, मास एक इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2mv²। मास हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा, लेकिन वेलोसिटी जिसकी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी जिसकी कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसकी वेलोसिटी कम, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम। जितना हम बाहर बाहर जाएंगे उतनी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? क्लियर? क्या इसमें डाउट है? नहीं है? चलो, तो मैं लिखूंगा क्या चीज? एज द number of shells increases, number of shells increases, the kinetic energy decreases. Very good. Decreases. रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है? क्या वेलोसिटी की फार्मूला आपको याद है? किसके बराबर होती है? नहीं, ये वाली फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कुछ था लास्ट में, Z/N/Z, क्या था? Z/N था। जितना शेल बढ़ जाता है उतनी वेलोसिटी कम हो जाती है। आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, गोली मारो। अच्छा, अगर हम सिमिलरली यही हम टर्म लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? -27.2 इंटू Z²/N²। तो भाई साहब, जितना n का वैल्यू इंक्रीज होगा उतना ये वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। नेगेटिव में असल में वो क्या बढ़ जाता है? वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। बिल्कुल। यानी क्या लिखेंगे? एज द
as the shell number increase, as the shell number increases, comma, the potential energy increases. ठीक, आगे चले. क्या ये वाला मैं मिटाऊं? ये वाला मिटाऊं मैं? तो सुनो, अगर हमें अब हाइड्रोजन एटम में टोटल एनर्जी निकालनी होगी, क्या हम निकाल पाएंगे? हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोहरस ऑर्बिट. क्या निकाल पाएंगे? अगर ये हमारे पास शेल नंबर फर्स्ट, ये शेल नंबर सेकंड, मैं अब सर्कल नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसे बना रहा हूं लेवल्स. देखना, ये हमारे पास शेल नंबर 1, ये शेल नंबर सेकंड, ये शेल नंबर थर्ड और ये शेल नंबर फोर्थ. N1, N2, N3, N4. हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. तो किसके बराबर होगा? E1, एनर्जी 1 किसके बराबर? -13. इधर ध्यान दो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी हाइड्रोजन का कितना है? 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल आउट, कितना निकलेगा? -13.6. क्या ऐसे कर पाओगे? E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू क्या चीज? जेड स्क्वायर. जेड तो हमेशा 1 रहेगा, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हैं? E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर यानी 9. लिख पाएंगे? वो लिख पाएंगे ना भाई. जरा इसका क्या लिखेंगे? E4 -13.6 डिवाइड बाई 4 है, ये 4 4 16. वो लिखेंगे भाई. अच्छा, आपको मैं एक सजेशन दूंगा. क्या चीज? सुनो, आपको मैं एक सजेशन दूंगा. क्या चीज? सजेशन दूंगा. ताशिफ समझ आ रहा है क्या? फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? जैसे आपको मैं एक सजेशन देता हूं. क्या चीज? सुनना, ये वाले हाइड्रोजन के लिए ये वाले वैल्यूज आप याद ही रखो. ये क्या करो? याद ही रखो, जरूरी याद रखना. इसका वैल्यू कितना बनता है? -13.6. इसका वैल्यू कितना बना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका कितना बनता है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका कितना बनता है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और N5 को क्या बनता है? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ बोलो. हरकन जो सारते में सोने तो हरकन किसी को है कुछ फिर देना है. तो क्या मैं बोल रहा हूँ? ये वैल्यूज डायरेक्ट ही याद रखने. क्या याद रखना है? फॉर हाइड्रोजन एटम N1 कितना याद रखना है? E1 सॉरी, फॉर हाइड्रोजन एटम E1 कितना होगा? याद रखना. E1 कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E3 कितना होता है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 कितना होता है?
0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा E5 कितना होता है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद ही रखनी। समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है? नोट डाउन करो। ये मैंने क्या किया, देखो Z² अपॉन n²। Z तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा, यानी 1², इसमें भी 1², इसमें भी 1², इसमें भी 1², इसमें भी 1², लेकिन n चेंज होएगा। n चेंज, इसमें n 1 है, इसमें 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, इसमें क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9, इसमें क्या है 4 का स्क्वायर 4 4 16, इसमें 5 का स्क्वायर यानी 5 5 25। ठीक है, तो आपको याद ही रखने क्या चीज़, फॉर हाइड्रोजन एटम E1 कितना होता है -13.6, E2 कितना है -3.4, इसमें E3 कितना है -1.51, E4 कितना है -0.854, E5 कितना है -0.54। ये आपको याद ही रखने हैं। तो मैं इतनी दनासिरी नहीं लिखूंगा, हाँ मैं ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या चीज़, ये E5 है। तो भाई साहब ये नहीं मैं करूँगा तो चलो चल रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, याद ही होनी चाहिए। क्यों, देखो अगर आप ये याद रखोगे ना वैल्यूज़, जब तक कोई बंदा 4 क्वेश्चन करेगा, 3 क्वेश्चन करेगा, तब तक एक क्या करोगे आप 10 क्वेश्चन करोगे। जब तक कोई क्या करेगा 1 क्वेश्चन करेगा, आप तक 2-3 क्वेश्चन निपटा पाओगे। क्यों, आपको ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, आगे चलूँ तो भाई अच्छा, और एक चीज़ याद रखो, देखो मैंने क्या बोला था, जितने हम बाहर जाएंगे उतनी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी। देखो यहाँ पे -13 की जाने -3.4 -1.51 -0.85 -0.54। ठीक है भाई साहब, ठीक है। यानी ये वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में। असल में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब क्या है, अब हमारे पास तो हम लिख सकते हैं ना E4, हम क्या लिख सकते हैं, E5 इज ग्रेटर देन E4 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2। चलिए तो देख लेते हैं। देखो अगर आप देख पाओगे, एक तो यहां से लेकर के यहां तक, एनर्जी गैप कम हो रही है। देखो यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, फिर क्या हो रही है, कम, इससे कम, फिर इससे कम। ठीक है ना भाई, एनर्जी गैप बहुत कम हो रही है, और एनर्जी डिफरेंस भी हमें पता होनी चाहिए, यानी हमारे पास E1 हमारा कितना है, E1 हमारा कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 हमारा कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 हमारे पास कितना है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 हमारे पास कितना है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E5 कितना है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें डिफरेंस निकालनी होगी हाइड्रोजन आटम में, अभी मैं सारा बोल रहा हूं किसके लिए, हाइड्रोजन आटम के लिए। अगर हमें निकालना होगा एनर्जी डिफरेंस, यानी यहां से, कहां से देखना, यहां से E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होता है, 13.6 माइनस 3.4 कितना बनता है, वही ना, इनको माइनस करो, क्या 13.6, यानी इसको लिख सकते हो -3.6। हायर एनर्जी ये है असल में, क्या लिखोगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या बनेगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो मैं बोल रहा था, कितना बनेगा, यानी E2 माइनस E1 कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप्स भी याद रखो, यानी सुनना, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो गैप बनेगी,
कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन, वो E2 माइनस E1। अब हम E3 माइनस E2 करेंगे, क्या चीज E3 माइनस E2, तो उसको हम डायरेक्ट माइनस करेंगे ना भाई साहब, क्या करेंगे E3 माइनस E2, E3 ज़्यादा क्या है ये 3.4 माइनस 1.51, यानी 3.4 माइनस 1.51 कितना बनेगा, जरा बोलो जल्दी करो, कितना बनेगा 3.4 माइनस 1.51 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब करो, देखो कहां से लेकर के कहां तक, बोलो कहां से लेकर के कहां तक, या N3 से N2, ये वाली गैप, ये N3 से N2 कितना बनता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब करो N4 से N3, N4 माइनस N3 यानी E4 माइनस E3, यहां से लेकर के यहां तक। E4 कितना है 0.85, E5 कितना है, यानी हम क्या करेंगे 1.51 माइनस 0.85 कितना बनेगा 0.66। अगर आप देखोगे असल में ये क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है ना, एनर्जी गैप, क्या गैप कम हो रही है, पहले गैप थी कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन, फिर गैप रही कितना 1.89, फिर गैप रही कितना 0.6। याद रखना सबसे ज्यादा दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोहर्स मॉडल में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दो टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं, एक बोहर्स रेडियस, एक बोहर्स एनर्जी। बोहर्स एनर्जी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये लिखा रहा हूं। देखो तो हम लिख सकते हैं ना भाई साहब, सुनना, तो हम लिख सकते हैं, देखो E3 E4 माइनस E3, तो हम लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं क्या चीज, और एक चीज याद रखो आप, और एक चीज याद रखो, E4 माइनस E1, अगर यहां से लेकर के यहां तक ट्रांजिशन, E4 से लेकर E1 तो कितना बनेगा, 13 को माइनस करो 0. E4 माइनस E1, E4 माइनस E1 कितना बनेगा, E4 माइनस E1 13.6 माइनस 13.6 करो, 13.6 माइनस 0.85 कितना बनेगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। आप देखोगे जिगर मेरे तो सुनो ना भाई, यहां पे एनर्जी गैप, यहां पे एनर्जी गैप, यहां पे एनर्जी गैप, देखो ये ऑर्डर डायरेक्ट एज इट इज आता है, जेई मीन्स में भी और नीट में भी। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनो जिगर मेरे, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी गैप अगर हमें लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद E3 माइनस E2, उसके बाद E4 माइनस E3, वो लिख सकते हैं ना भाई साहब, E2 माइनस E1 ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, और ये भी लिख सकते हैं ना फिर E5 माइनस E4, ये हमारे पास एक वैल्यू बनता है, ये हमारे पास क्या बनता है, एक वैल्यू बनता है। ठीक है, इतना ठीक है, अच्छा इतना ठीक है। तो देखो अब आसान सी बात, अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी किसी भी एलिमेंट की भी, किसी भी, देखना इतना लिखा आपने, ये मैं मिटाऊं, चलो सुनो, अगर हमें क्या बोलेगा कोई, अगर हमें कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन के बगैर हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम, बोरान, कोई सा भी एलिमेंट, उसमें हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसमें हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप याद रखना, अगर कोई सा भी एलिमेंट फॉर एवरी एटम, फॉर एवरी एलिमेंट टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी। देखो मैंने क्यों बोला था, ये याद ही रखो। अगर वो बोलेगा कोई सा एलिमेंट, अगर वो बोलेगा N1 कैलकुलेट करो, यानी E1 कैलकुलेट करो, फर्स्ट शेल की एनर्जी कैलकुलेट करो, आपको क्या करना है, याद रखना, आपको क्या करना है, याद रखना, आपको लिखना है -13.6 इंटू Z², बस। अगर वो बोलेगा सेकंड वाली शेल की एनर्जी कैलकुलेट करो, आप क्या लिखोगे,
-3.4 इंटू, अगर वो बोलेगा थर्ड एनर्जी शेल उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे -1.51 इंटू Z²। अगर वो बोलेगा N4 यानी फोर्थ वाली शेल जो है उसमें एनर्जी कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे -0. बोलो ना 0.85। वेरी गुड, 0.85 इंटू Z²। अगर वो बोलेगा N5 कैलकुलेट करो यानी E5 कैलकुलेट करो तो क्या कर पाओगे -0.54 इंटू, सिर्फ Z² करना है बस। क्या इससे आसानी हो गई आपको? बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आई थिंक आसानी होगी ना। तो अगर जब आप ये देखो, सुनना मेरी बात, अगर आपको बोलेगा सुनना देखो देखो, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है, सुनना। अगर क्वेश्चनर बोलेगा आप मुझे करके दो E3 और क्या है और है, उसने बोला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Li+2, तो देखो देखो कितना, पहले क्या लिखते थे हम लिखेंगे ये ऐसे E3 = -13.6 इंटू Z²। कितना था इसका, Z कितना है 3, Z है 3, हम क्या लिखेंगे 3² डिवाइड बाई, हाँ शाबाश, कौन सी हमें बोलेगा N3 नहीं N4, थोड़ा सा टिपिकल इससे सख्त बनाते, E4 बोलेगा, E4 बोलो आप, तो हम क्या लिखेंगे -13.6 इंटू 3², लेकिन कौन सी वाली शेल 4²। देखो कितना हेक्टिक बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? देखो एज कंपेयर टू, अगर आपको ये फार्मूला पता होगी, अगर आपको ये फार्मूला पता होगी, देखो E4 कितनी होगी, E4 कितनी होगी, आप लिखोगे डायरेक्ट E4 = कितना -0.85 इंटू Z² यानी 3 का स्क्वायर। बस ये कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। कितना आसान बना, बना नहीं बना? वो आएगा भाई। तो इससे हम टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते। ये रहा सारा कुछ फंडा किसके बारे में। हाँ, आप ये भी लिखोगे जितना n इंक्रीज होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। और एनर्जी गैप भी क्या हो रही है, एनर्जी गैप डिक्रीज हो रही है। एनर्जी गैप क्या हो रही है, डिक्रीज। सुनना, व्हाट इज एनर्जी गैप, व्हाट इज एनर्जी गैप। देखो मैं लिखूंगा ना भाई साहब, मैं लिखूंगा E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4 डैश। यानी पहले वाली एनर्जी क्या है, कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, यानी जितने हम बाहर जा रहे हैं उतनी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन एनर्जी गैप देखो, एनर्जी गैप इसका उल्टा है, जितना हम बाहर जा रहे हैं उतनी एनर्जी गैप क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर कोई एनर्जी गैप पूछे तो ये वाली चीज लगानी है, अगर कोई एनर्जी पूछे तो ये वाली चीज लगानी। यानी नटशेल में हमें याद ये रखना है, जो एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। एनर्जी हो रही है जब हम बाहर से, न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन एनर्जी गैप क्या हो रही है, डिक्रीज। एनर्जी गैप क्या हो रही है, डिक्रीज। और हमेशा याद रखना है क्या वाला फंडा, अगर कोई सा भी एलिमेंट हो उसके टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, पहले वाली शेल -13.6, ये वैल्यू याद होने चाहिए, इंटू करना है Z², इंटू करना है। क्या आएगा अच्छी तरीके से। इस पे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे कल। इस पे जो जितने भी ग्राफ्स बनेंगे वो हम कल इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे, और इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और आ चुके हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।